हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और तंदुरुस्त। अपने आप का ख्याल रखना ही है, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से निभाइए, कीजिए उसका सुबह उठना, जागना, सोना, खाना पीना, थोड़ा सा अपने शरीर के लिए व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए ताकि हम स्वस्थ रहें। आपको पता ही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तिका किसलय भाग 3 के पाठ है 12 विक्रमशिला, जिसे लिखा है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने। इसी पाठ के हम करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत 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 ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसका आपको पता ही है कि प्रश्न रहता है, एक विकल्प होते हैं चार विकल्पों में से एक ही सही विकल्प होता है। यदि हमने थोड़ी सी भी भूल या जल्दबाजी की तो अच्छा खासा उत्तर भी गलत हो जाता है और परीक्षाओं में हमारा पूरा एक नंबर माइनस हो जाता है या कट जाता है। और जैसे ही आप आगे आगे जाएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें माइनस मार्किंग की स्कीम भी है। आपको पता ही होगा कि ये नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ एक और चला जाता है। इसलिए किसी भी तरह से जल्दबाजी हमें नहीं करनी है और हम किसी भी प्रश्न का सही उत्तर कब दे पाएंगे, जब हम उस विषय या उस टॉपिक से भली भांति जुड़े होंगे या फिर हमने उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। विक्रमशिला, जो कि सबसे पहला वीडियो था जिसमें परशुराम जी के बारे में अर्थात ठाकुर परशुराम ठाकुर, जिनको ब्रह्मवादी कहते हैं लेखक, उनके जीवन परिचय की कुछ खास बातें थी। साथ ही साथ विक्रमशिला क्या है, कब इसका विकास हुआ, इसमें कितने द्वार हैं, सबसे प्रथम जो गुरु थे या कुलपति थे वो कौन थे, विक्रमशिला का नाम किस प्रकार पड़ा, सब कुछ हमने जान लिया है। जब जान लिया है तो प्रश्नों के उत्तर हम भली भांति दे पाएंगे। आइए शुरू करते सॉरी। विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। पहला वीडियो जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि विक्रमशिला पाठ साहित्य की क्या है, एकांकी, निबंध, कहानी, कविता। किसी को पता है कि विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है। अच्छा, एक और बात बताइए, मैंने आपसे कहा भी था कि साहित्य में दो विधाएं हैं, ठीक है। एक है गद्य और दूसरी है पद्य। गद्य के अंतर्गत एकांकी, निबंध, कहानी, ये सब आते हैं और भी बहुत सारे। पद्य के अंतर्गत कविता, चौपाई, दोहे, सोरठे, छंद, सवैया, ये सब आते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये गद्य की है या पद्य की। तो ये तो पता आपको चल गया है कि विक्रमशिला गद्य की ही है। अब गद्य में भी कौन सी है, क्या एकांकी है। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाई कविता तो नहीं है क्योंकि पद्य तो नहीं है, तो क्या एकांकी है, या दूसरा दिया है निबंध है, तीसरा कहानी है। इन तीनों में से ही कुछ है क्योंकि चौथा तो है नहीं, कविता तो वो है नहीं। बताइए क्या पढ़ा था हमने, एकांकी, निबंध और कहानी। यस, किसी ने कहा निबंध, बिल्कुल सही जवाब। मेरे अनुसार भी विक्रमशिला हिंदी साहित्य की गद्य विधा में निबंध ही सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगला है, विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी। बात कर रहे हैं हम कौन सी सदी की। अच्छा, अभी तो मैं सदी भी नहीं बताऊंगी, हो सकता है सदी से संबंधित भी प्रश्न आ जाए। विक्रमशिला कौन सी सदी में था, या विक्रमशिला जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था, विश्वविद्यालय, वो कौन सी सदी में था। अभी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कौन सी में था,
चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, अभी तो हम 21 में हैं। कब की बात है? तो पहले तो हमें यह बताना होगा कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी। विकल्प है हिंदी भाषा, दूसरा है पाली भाषा, तीसरा है संस्कृत भाषा और चौथा है प्राकृत भाषा। अब ये सभी भाषाएं हमें लग तो रही हैं कि हाँ, ये बौद्ध कालीन तो लग रही हैं। पाली देखें, संस्कृत देखें, प्राकृत देखें, हिंदी को थोड़ा अभी हम मान लो कि ठीक है, हिंदी नहीं है, विक्रमशिला में हिंदी माध्यम नहीं थी। लेकिन पाली, संस्कृत या प्राकृत, ये तो बड़ी पुरानी सी भाषाएं लगती हैं। लेकिन इनके साथ ही हमें यह देखना होगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है, या सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, या कौन सी भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है या बड़ी बहन कहा जाता है। बताइए। संस्कृत, किसी ने कहा संस्कृत। यदि आपने कहा है संस्कृत तो आपने बिल्कुल सही कहा है बेटा। यस, विक्रमशिला के समय भी संस्कृत भाषा ही माध्यम थी। विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। अब आपको पता चला कि हमारी संस्कृत भाषा का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना है। क्यों 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 संस्कृत अपनी अस्मिता खो रही है? ऐसा है क्या? कदापि नहीं। हमें अपनी भाषा की अस्मिता को बनाए रखना होगा। हम है ना जो उसको सम्मान देंगे। कहते हैं ना बेटा कि यदि हम अपने आप को सम्मान देंगे तभी दूसरा कोई हमारा सम्मान करेगा। यदि हमें अपने आप को ही ऐसे ही सोच लिया कि भाई हम क्या हैं, कुछ नहीं, तो दूसरे तो और हमें निम्न दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। हमारी भाषा संस्कृत, जो ऐतिहासिक भाषा कहलाती है, जो सबसे प्राचीन भाषा कहलाती है, विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम भी संस्कृत भाषा थी। अभी आप देखेंगे कि विक्रमशिला कौन सी सदी है तो आपको और पता चल जाएगा कि अच्छा, संस्कृत भाषा इतनी पुरानी है, इतने हजार वर्ष पुरानी है। किसी को पता है संस्कृत का इतिहास क्या है? संस्कृत भाषा कितने वर्ष या कितने सैकड़ा या कितने सौ या कितने हजार वर्ष पुरानी भाषा है? बताइएगा मुझे। अगला है, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? विक्रमशिला का अतीत, अतीत मतलब क्या होता है? पास्ट, जिसको हम कहते हैं बीता हुआ, बीत चुका है जो। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? पहला है लेखक, दूसरा है अनुवादक, तीसरा है स्वयं विक्रमशिला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बहुत सोच समझ कर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर बहुत जल्दबाजी में तुरंत कहेंगे ये सही है। लेकिन जिसने पाठ पढ़ा है, जिसने अभी ध्यानपूर्वक प्रीवियस वीडियो देखा है, वो इनमें से सही का जवाब भी चुटकियों में दे सकते हैं, सही जवाब भी। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो अनुमान से लगाएंगे तो कहेंगे हाँ, कौन सुनाएगा भाई, यही सुनाएंगे और कौन सुनाएगा। समझ में आया? तो यहां पर लेखक की तरफ जा सकते हैं, अनुवादक की तरफ जा सकते हैं, या फिर स्वयं विक्रमशिला की तरफ जाएंगे। यस, यहां पर होगा स्वयं विक्रमशिला, क्योंकि यहां पर मैं शैली का प्रयोग किया गया है। विक्रमशिला जो कि निबंध, गद्य साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है, उसमें मैं शैली का प्रयोग करते हुए आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, जिसमें स्वयं विक्रमशिला ही उसके अतीत और वर्तमान के बारे में सुना रहा है। अब कंफ्यूज मत होना। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? बताइए। और इसकी चर्चा भी हमने बहुत अच्छे से की थी। जिसको याद है वो तुरंत बता देगा। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। कितने गेट थे, कितने द्वार थे? फिर उन द्वार पर द्वार पंडित भी नियुक्त किए गए थे, और वो द्वार पंडितों का जो
कहें कि उनका कार्य इतना प्रमुख था कि द्वार पंडितों की मौखिक परीक्षा के बाद ही विद्यार्थी को विक्रमशिला में प्रवेश दिया जाता था। इतनी प्रमुखता थी उनकी। तो कितने द्वार थे? 3, 4, 5, 6। किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 6। जिसने कहा है 6 उसका जवाब है सही है। बहुत बढ़िया। अब आपको यह भी बता दूं कि जो 6 द्वार थे, 6 द्वार या गेट, कहने का तात्पर्य कि बड़े बड़े जो महाविद्यालय थे, ठीक है, उसमें द्वार पंडितों को भी रखा गया था। अब देखते हैं हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? पहला पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी, चौथा अपभ्रंश। उसका माध्यम था संस्कृत। वेरी गुड। अगला, ओके, अब देखिए, इसकी अभी अभी हमने बात की थी। जिसने ध्यानपूर्वक सुना है वो तुरंत बता देगा। क्या बात की थी हमने? विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, अर्थात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसके अंदर कितने महाविद्यालय समाये हुए थे, वो कितने महाविद्यालयों पर उसका शासन था, या उसके अंदर कितने महाविद्यालय थे। महाविद्यालय पता है, जिसको आज कॉलेज कहा जाता है अंग्रेजी में, विश्वविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वो विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 1, 2, 3 या 6? पुनः सोचिए। 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 भी नहीं था, 6 था क्या? 6। यस, वेरी गुड, 6 थे। बहुत बढ़िया। अब देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति, जिसको चांसलर कहा जाता है, कौन थे? बताइए कौन थे? सबसे प्रथम आचार्य, विक्रमशिला के सबसे प्रथम आचार्य। यदि हम कहते हैं ना कि भाई हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसी तरह से अब आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रथम आचार्य या कुलपति कौन थे? नाम दिए हैं सूरिभद्र, दूसरा है हरिभद्र, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है धर्मपाल। बताएं, सूरिभद्र नाम आया था क्या? बिल्कुल नहीं आया। हरिभद्र थोड़ा सा हमें लग रहा है कि भाई कहीं कुछ भ्रम है। आर्यभट्ट कुलपति तो नहीं थे, धर्मपाल नाम भी नहीं था, अर्थात हरिभद्र ही इसका सही जवाब होना चाहिए। बेटा, जब भी हम सही जवाब चुनते हैं विकल्पों में से, तो कभी भी सही, सिर्फ सही के पीछे मत भागना, आराम से देखना, जो नहीं है उसको हटाते जाना। जो लग रहा है आपको, नहीं भाई सूरिभद्र तो नहीं सुना हमने पढ़ने के दौरान, आर्यभट्ट सुना था, लेकिन वो तो खगोल शास्त्री थे, वो आचार्य नहीं थे, धर्मपाल भी नहीं थे, अर्थात हरिभद्र ही होना चाहिए। और इस तरह से आप जब सोचेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सटीक जाएगा, सही जाएगा। ठीक है। अगला है, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? कौन सी शताब्दी? ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। अब बताइए कौन सी शताब्दी में विक्रमशिला की स्थापना हुई? पहला 18वीं सदी में। 18वीं सदी में हुई थी क्या? 8वीं सदी में हुई थी क्या? तीसरा 10वीं सदी में हुई या फिर 20वीं सदी में हुई विक्रमशिला की स्थापना? अब हमें यह देखना होगा कि 20वीं में तो नहीं हुई, ना 18वीं में हुई। अब बचा 8 और 10, क्योंकि ये तो नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं कि भाई 20वीं में भी नहीं हुई और 18वीं में भी नहीं हुई। तो फिर कौन सी में हुई? 8वीं में हुई या 10वीं में हुई? यस, यदि जिसने ध्यान पूर्वक देखा है वो 8वीं सदी में इसकी स्थापना हुई। तो आप सोचिए
8वीं सदी में भी संस्कृत जो भाषा थी वही अध्यापन का माध्यम थी। तो हमारी संस्कृत भाषा का इतिहास कितना पुराना है। इसीलिए सभी भाषाओं की जननी या बड़ी बहन संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? पहला है भागलपुर में, दूसरा है कहलगांव में, तीसरा है पत्थरघट्टा में, या चौथा अंत्यचक में। हमने एक चार्ट बनाया था, किसको याद है? बिहार राज्य, फिर हमने कुछ लिखा, फिर हमने कुछ लिखा, लेकिन एकदम यदि मान लीजिए, हाँ मैं जानती हूं कि आपको लग रहा होगा मैडम इसमें तो ऐसा लग रहा है 3 सही हैं 1 गलत है, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता कि 3 सही और 1 गलत हो सकता है जब यहां पूछा जाए कि विक्रमशिला कहां स्थित नहीं थी तो वहां 1 सही आ जाएगा, नहीं में यदि उत्तर आता है तो 3 ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन भागलपुर भी नाम सुना है, कहलगांव भी सुना है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में, कहलगांव में, अंत्यचक में, ये जाकर आपको आएगा कि विक्रमशिला यहीं स्थित थी। यस, अंत्यचक, याद रखिएगा। अगला है, विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? पहला है भिक्षुक, दूसरा है भिक्षु, तीसरा याचक और नृप। नृप मतलब क्या होता है? राजा। नृप का अर्थ होता है राजा, याचक का अर्थ होता है भिखारी, और भिक्षु अर्थ होता है बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी। ठीक है, और भिक्षुक भी भिखारी ही होता है। अब यदि हम बात करें तो विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों के लिए ये इसका अर्थ भी भिखारी ही होता है बेटा, भिक्षुक। याचक मतलब मांगने वाला, जो याचना करे या मांगता रहे। ठीक है, याचना करने वाला। अब बताइए, तो विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? और ये बहुत अच्छे से हमने बात की थी इसके बारे में। किसके साथ रहना पड़ता था? भिक्षु अर्थात जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके सानिध्य में रहना होता था, ताकि विक्रमशिला की रहन सहन, वहां के नियम कानून सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यस, अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया, कैसे हुआ? पहला है सिकंदर ने, दूसरा बाबर ने, तीसरा तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने, या फिर चौथा अंग्रेजों ने। किसको पता है? इसका तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों के कारण विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया और हमारे भारत की एक अमिट पहचान, अस्मिता, गौरव, गर्व, उसका विनाश हो गया। किसके कारण? तुर्क आक्रमणकारी जो लुटेरे थे उनके कारण। आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया, पहला महाविद्यालय, दूसरा मध्य विद्यालय, तीसरा उच्च विद्यालय, या चौथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिल्कुल, तुरंत आप सभी कहेंगे कि चौथा ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं? अभी अभी हमने 2-3 प्रश्न पहले आर्यभट्ट के बारे में चर्चा की थी, तो अब बताएं आप कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं? पहला दिया है खगोल विद्या, दूसरा दिया है धनुर्विद्या, तीसरा दिया है भूतत्व विद्या, और चौथा दिया है वाद्य विद्या। यस, वेरी गुड, खगोल विद्या। अगला, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहां रहते थे? 10,000 छात्र, 10,000 और 1,000 अध्यापक कहां रहते थे?
पहला दिया है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथा पटना विश्वविद्यालय। बिल्कुल बेटा, अभी आप तुरंत सही जवाब बता देंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि हम पाठ वही पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि इसके साथ साथ कुछ अन्य पाठों के या कहीं से भी प्रश्न आ जाए तब आप कैसे याद रखोगे? याद रखना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कार्य करते थे। ध्यान रखना। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। पहला है ठेस में, दूसरा है बाल गोविंद भगत में, तीसरा है विक्रमशिला में और चौथा इनमें से किसी में नहीं। हमने पढ़ा था एक पाठ जिसका नाम है इनमें से तो कोई नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? ज्ञान और दान का सबसे बड़ा केंद्र किस सदी में? पहला है 9वीं 10वीं, दूसरा 10वीं 11वीं, तीसरा 11वीं 12वीं या फिर 12वीं 13वीं। तो किस सदी में बेटा? ये 10वीं और 11वीं सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला, तंत्र विद्या संबंधित है। तंत्र विद्या कहते हैं ना, इससे कोई भी कठिन से कठिन कार्य आसानी से शीघ्रता में कर लिया जाता है इस विद्या के माध्यम से। तो तंत्र विद्या संबंधित है, का है भूतों से, खा है प्रेतों से, गा है तंत्र और मंत्रों से, या फिर सभी सत्य हैं, सभी सही हैं। तंत्र विद्या संबंधित है। याद इधर देख लो जरा, भूतों से भी है, प्रेतों से भी है, तंत्र और मंत्रों से भी है। भैया तभी तो इसका नाम से ही डर लगता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब कुछ शामिल है तंत्र विद्या में, जो कि विक्रमशिला में ये शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तभी तो यहाँ का छात्र जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके समाज में आता था तो उसी को किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर समस्या का समाधान यूं चुटकियों में निकाल लेता था वो। ठीक है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? पहला दिया है 500, दूसरा है 1000, तीसरा है 1500 या चौथा 2000। अभी अभी हमने पढ़ा कि छात्र थे 10,000 और अध्यापक थे 1,000। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? यह भी हमने पढ़ा था। किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? पहला है भगवान महावीर, दूसरा भगवान कृष्ण, तीसरा भगवान बुद्ध या चौथा भगवान शंकर। तो बिल्कुल आपने यही अनुमान लगाया होगा, भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा प्राप्त हुई। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? लामा संप्रदाय की शुरुआत पहला दिया है आर्यभट्ट, दूसरा अतीश दीपंकर, तीसरा धर्मपाल या फिर आचार्य शांति रक्षित। किसको याद है? अभी थोड़ा सा आपको 3 सेकंड देती हूं मैं, बताइए। यस, अतीश दीपंकर जी ने ही लामा संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रखना है आपको और ये पूछे जा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे और साथ ही साथ अपने मन को केंद्रित रखना है, अर्थात स्थिर रखना है। जब हम पढ़ रहे हो तो यहां वहां आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज वो कहावत हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो जो काम हम कर रहे हैं बस उसी पर हमें फोकस्ड रहना है। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।